राजनीति ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में सत्ता की लड़ाई, पावर की खींचतान, यही सब आता है ना? लेकिन क्या हो अगर राजनीति का असली मकसद कुछ और हो? मतलब एक नैतिक खोज। आज हम राजनीतिक आदर्शवाद की दुनिया में चलेंगे, एक ऐसा दर्शन जो राजनीति को ठीक इसी नजरिए से देखता है। तो सवाल यही उठता है कि राजनीति का मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना है या फिर इसका कोई बड़ा, कोई नैतिक उद्देश्य भी हो सकता है। राजनीतिक आदर्शवाद का मानना है कि इसका जवाब दूसरा वाला है, और सच कहूं तो ये एक ज्यादा उम्मीद भरा नजरिया पेश करता है। तो इस पूरी सोच को समझने के लिए हम इसके आधार से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये राज्य और आज़ादी को कैसे देखता है, इसके पीछे कौन से बड़े विचारक थे, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये आदर्शवाद आखिर है क्या? ये सत्ता से आगे बढ़कर नैतिकता की बात कैसे करता है? चलिए इसकी सबसे बुनियादी बात को समझते हैं। तो आदर्शवाद का जो मूल मंत्र है वो क्या है? इसे ना ऐसे समझिए, एक इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती, पहले उसका एक नक्शा, एक आइडिया दिमाग में बनता है। आदर्शवाद कहता है कि हमारी दुनिया भी ठीक वैसी ही है। इसे भौतिक चीजें नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे नैतिक मूल्य आकार देते हैं। जैसी हमारी सामूहिक सोच होगी, वैसे ही हमारी राजनीतिक दुनिया बनेगी। और यहीं पर यह दर्शन सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य कोई बेजान मशीन नहीं है जिसका काम सिर्फ कानून बनाना या टैक्स वसूलना हो। नहीं, बल्कि एक नैतिक संस्था है, और इसका सबसे बड़ा मकसद है अपने नागरिकों को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ जोड़कर देखें, तो आदर्शवादी सोच इन 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, राज्य एक मशीन नहीं, एक जीता जागता जीव है। दूसरा, राजनीति का आधार हमेशा नैतिकता होनी चाहिए, पामर नहीं। तीसरा, सच्ची आज़ादी समाज से कटकर नहीं, बल्कि उसके अंदर रहकर ही मिलती है। और चौथा, ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि इंसान स्वभाव से ही एक सामाजिक और समझदार प्राणी है। अच्छा, अभी हमने कहा कि राज्य एक जीवित इकाई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये आदर्शवाद के सबसे शक्तिशाली आइडियाज में से एक है। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ आदर्शवादी लोग राज्य की तुलना एक जीते जागते शरीर से करते हैं। जैसे शरीर में हर अंग का अपना काम है, दिल, दिमाग, हाथ, लेकिन सब मिलकर ही शरीर को चलाते हैं। ठीक वैसे ही समाज में हर व्यक्ति एक बड़े सामाजिक शरीर का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति समाज से कटकर अकेला नहीं रह सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये आइडिया ना थोड़ा और गहरा हो जाता है। विचारक बर्नार्ड बोसांकी कहते हैं कि राज्य हमारी वास्तविक इच्छा को जाहिर करता है। इसे ऐसे समझें, मेरी तात्कालिक इच्छा मतलब एक्चुअल विल हो सकती है कि मैं ट्रैफिक नियम तोड़कर जल्दी घर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी वास्तविक इच्छा मतलब रियल विल ये है कि सड़कें सबके लिए सुरक्षित हों। राज्य इसी गहरी, सामूहिक और तर्कसंगत इच्छा का प्रतीक है, न कि हमारी पल पल बदलती स्वार्थी इच्छाओं का। अच्छा, अगर राज्य इतना जरूरी है, तो फिर हमारी आज़ादी का क्या? क्या राज्य हमारी आज़ादी को कम करता है? यहीं पर आदर्शवाद फ्रीडम को भी एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, जो शायद सुनने में थोड़ा अलग लगे। देखिए, आदर्शवादी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आमतौर पर आज़ादी का मतलब हम यही समझते हैं कि हमें कोई कुछ करने से रोके नहीं, पर असली आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है कि हमारे पास अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की शक्ति और अवसर हों, एक बेहतर इंसान बनने की और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की आज़ादी। इस तुलना से ये बात और भी साफ हो जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी बंधनों से आज़ादी, मतलब फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है अपनी क्षमता को हासिल करने की आज़ादी, यानी फ्रीडम टू अचीव वंस पोटेंशियल। टीएच ग्रीन जैसे विचारकों का तो ये मानना था कि सच्ची सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक परिस्थितियां बनाना राज्य की ही जिम्मेदारी है। ये सारे महान विचार सिर्फ हवा में पैदा नहीं हुए हैं, इनके पीछे कई महान दिमागों का हाथ रहा है। चलिए अब उन विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने सदियों से इस नैतिक दर्शन को बनाया और संवारा है। इस सोच की शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो से, जिन्होंने सबसे पहले एक न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की कल्पना की। सदियों बाद इमैनुअल कांट ने राजनीति को सार्वभौमिक नैतिक कानूनों से जोड़ा। फिर आए हेगल, जिन्होंने राज्य को नैतिक जीवन का सबसे ऊंचा रूप बताया।
और फिर 19वीं सदी में टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बुसांके जैसे ब्रिटिश विचारकों ने इसे सकारात्मक स्वतंत्रता और वास्तविक इच्छा जैसे विचारों से और मजबूत किया। तो ये दर्शन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? एक नैतिक राजनीति, एक बेहतर समाज। लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? आइए अब ईमानदारी से इसकी ताकत और कमजोरियों पर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये कि ये राजनीति को एक नैतिक आधार देता है और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। लेकिन यहीं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छिपी है। आलोचक कहते हैं कि जब आप राज्य का जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन करते हैं तो ये तानाशाही को बढ़ावा दे सकता है, जहां राज्य के नाम पर व्यक्तिगत आज़ादी को कुचला जा सकता है। साथ ही ये विचारों पर इतना ज्यादा ध्यान देता है कि कभी-कभी जमीनी हकीकत जैसे कि आर्थिक मुद्दे उनको नजरअंदाज कर देता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि राजनीतिक आदर्शवाद हमें राजनीति को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। ये कहता है कि राजनीति सिर्फ संसाधनों पर कब्जे की एक अंधी दौड़ नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने की एक सामूहिक, एक नैतिक यात्रा है। और आखिर में ये दर्शन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में हम अपने राज्य को किस रूप में देखते हैं? क्या वो एक नैतिक मार्गदर्शक है जो हमें बेहतर बनाने में मदद करता है, या फिर वो सिर्फ सत्ता का एक साधन बनकर रह गया है? इसका जवाब वाकई सोचने लायक है।